Okay, now we have a question that if A and B are two idempotent matrices and AB is equal to BA, then A plus B is। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेसिकली दिया हुआ है कि A और B हमारे पास इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्सेस है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल, एंड बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। तो हमें ये बताना है कि ए प्लस बी किस तरह की मैट्रिक्सेस है, ठीक है। तो ये इन्वॉलेंटरी है, इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या निलपोटेंट है। तो पहले अगर हमें ए और बी ऑप्शन चेक करनी है तो डेफिनेटली पहले देखो देखो हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट देखो, आपको अगर डेफिनेशन पता है इन्वॉलेंटरी क्या होती है, अगर हमारे पास क्या हो जाए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, ठीक है। तो हमने स्क्वायर करके देखा ना ये चीज। तो अगर हमने ए प्लस बी का चेक करना तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर करके चेक करेंगे कि इसमें आई आता है या ए आता है, ठीक है। मतलब वो आई आता है या फिर सेम मैट्रिसेस आती है, ए प्लस बी आता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने स्क्वायर कर लिया। अगर मैंने स्क्वायर किया, अब ये देखना है कि देखो सबसे पहले बात इसमें आपने अलजेब्रिक और फॉर्मूला नहीं लगाना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नो, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है और बी ए है दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है। मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी और फिर से हम ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। फिर इससे हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन किया हमने, ए को ए से ए स्क्वायर आ गया, फिर देन ए बी आ गया, देन ये बी ए आ गया, देन बी स्क्वायर। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब हमें एज पर क्वेश्चन क्या दिया, हमें ए बी और बी ए दोनों क्या है, दोनों किसके इक्वल है, हमारे पास दिया हुआ है जीरो के इक्वल है। तो ये तो पूरा जीरो के इक्वल ही हो गया। तो हमारे पास जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए और बी इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, हमारे पास ए के इक्वल, एंड बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। तो जो हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के ही इक्वल आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन बनती है, अगर हमें जिसका स्क्वायर करके हमें वही मैट्रिसेस मिल जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ए जस्ट अ नंबर। डिटर्मिनेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। इट इज ए डिफाइंड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। डिटर्मिनेंट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ द रोज है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। वो नंबर ऑफ द रोज किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम्स के इक्वल। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए है उसको हम किस तरह लिखते हैं, हम उसको हम ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल लिखते हैं। किसके इक्वल लिखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल। अब नाउ व्हाट इज अ माइनर, माइनर क्या है हमारे पास, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एम आई जे एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। माइनर क्या होता है हमारे पास, देखो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास मान लो हमारे पास 3x3 का मैट्रिसेस है, ठीक है। अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिसेस है तो जो हर एलिमेंट है उसका माइनर एग्जिस्ट करता होगा। वो कैसे निकालते हैं, मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो को रिमूव कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, एक माइनर निकलता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास मान लो यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि अगर 3x3 मैट्रिक्स है उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट का क्या होगा, एक ना एक माइनर होगा। ऐसे ही अगर हम कोफैक्टर को डिफाइन करते हैं, कोफैक्टर इज नथिंग बट इज द सेम एज अ माइनर, ठीक है। माइनर का बिल्कुल सेम है कोफैक्टर भी। इसमें सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आते हैं, सिर्फ साइन में चेंज आता है। देखो यहाँ पे जो ये कोफैक्टर है यहाँ पे कहाँ पे चेंज आ रहा है, सिर्फ इसके साइन पे चेंज आ रहा है, -1 ऑफ आई प्लस जे एम आई जी, ठीक है। और साइन पर, साइन का भी हर जगह नहीं चेंज आएगा, ये वहीं पे चेंज आएगा, यहाँ पे हमारी पावर ओड बन रही है, ठीक है। पावर ओड बन रही है मीन्स हमारा जो रो, जो जोन से रो है प्लस जोन सा कॉलम है, अगर तो वो ओड आ रहा है तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा, अदरवाइज हमारे पास सेम माइनर आएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, जब कुछ भी आपको जरूरत पड़ती है, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें कभी भी चेंजेस नहीं होता। उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, दैट इज कोफैक्टर एंड माइनर इज द सेम एंड द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये इवन नंबर पे आते होते हैं हमेशा, जो डायगोनल आते हैं ना, दैट कम्स इन
इवन नंबर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। देखिए डिटर्मिनेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट इज व्हाट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं डिटर्मिनेंट्स के, वो उसके अगर मैं कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की हेल्प से निकाला जाता है। सारे की सारी रोज नहीं इसमें इंक्लूड होती। ये सिर्फ एक रो के एलिमेंट से निकाला जाता है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोफैक्टर के साथ और ऐड कर देते हैं उनको, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वन रो और वन कॉलम का कंट्रीब्यूशन होगा तो कैलकुलेट है डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट इज नथिंग, इज जस्ट अ नंबर। ये आपको याद रखना है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डिटर्मिनेंट को। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, हमने ये किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला और इस तरह से हमने डिफाइन किया इस डिटर्मिनेंट को। देखिए ये सी वाला क्या है, इसके कोफैक्टर्स हैं, और जो ये ए वन वन है मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास फर्स्ट रो का, सिर्फ हमने फर्स्ट रो को लिया है। उसके सेकंड एलिमेंट ए वन टू हो गया, उसका थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या हो गया वन थ्री, और हमने उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमने इनको सबको क्या किया, ऐड किया, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये क्या हो गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर इनटू द डिटर्मिनेंट। जब भी हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। जब भी हम एक ये जो देखिए जो जब भी हमें एक ये याद रखना, जब भी हम किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक उसके साथ डिटर्मिनेंट के साथ, तो क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाई होगा, मान लो मैंने डी मेरा एक डिटर्मिनेंट निकाला था उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो भी डिटर्मिनेंट होगा, जो हमारे पास स्केलर होगा, वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम की हेल्प से ही होगा। किसी भी एक रो या एक कॉलम की हेल्प से ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए जब हम मैट्रिक्स किया था, हमने ये किया था कि जब भी हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या होंगे, उन सारे एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा। बट जो डिटर्मिनेंट का केस है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, अगर हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो किसी भी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो भी हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम की हेल्प से ही निकालते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें मेन। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। देखिए हमारे पास अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई रो जीरो आ जाती है पूरी की पूरी, या फिर कोई कॉलम पूरा का पूरा जीरो आ जाता है, तो डायरेक्टली आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट इज डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ टू रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। अगर किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स की वैल्यू जीरो आती है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, किसी भी रो देखो जा तो फिर हमारे पास देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टू 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 है, यहाँ पे टू 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 अगेन आ गया, दो रोज की वैल्यू सेम आ गई। या फिर टू थ्री फोर है, यहाँ पे भी टू थ्री फोर आ गया, तो दो रोज की वैल्यू सेम आ गई, तो भी क्या होगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो होगा। या फिर प्रोपोर्शनल वैल्यूज कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो टू थ्री फोर है, यहाँ पे फोर सिक्स एट हुआ, मीन्स इसी रो को टू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अगर प्रोपोर्शनल वैल्यूज भी हैं तो भी क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट के इसकी इक्वल हो जाएगा जीरो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय अ माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज टू रोज और कॉलम्स। अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के टाइम पे दो रोज या दो कॉलम्स को एक्सचेंज कर देती हूँ, ठीक है, मान लो मैं रो वन को नीचे लिख दिया, रो टू को ऊपर लिख दिया, तो उसमें क्या चेंज आएगा, माइनस का साइन का चेंज आएगा। या कॉलम वन या टू को एक्सचेंज किया, कॉलम वन या थ्री को एक्सचेंज, ठीक है, तो वो माइनस का हमारे पास साइन का चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, देन प्रॉपर्टी नंबर फोर, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जब भी मैं हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एलिमेंट्री रो या कॉलम का, तो उसमें नेगेटिव साइन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव साइन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे देखिए ये जैसे कि मैंने ये किया, ठीक है? अब अगर इसमें इस डिटर्मिनेंट को हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया ऑपरेशन R2 से R2 माइनस 1। तो ये जो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये सेम ही रहेगा डिटर्मिनेंट, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैंने रो 2 से रो 1 करके लिख दिया तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट हमारा कब पड़ेगा? जब हम 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करें, वहाँ पे हमारा साइन का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज़। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये मेरे पास क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो, मीन्स मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया और उसको डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर मैंने ए या का पहले मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, फिर मैंने बी का डिटर्मिनेंट निकाला और उसको फिर मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी द सेम थिंग। तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ए बी डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग से लिख सकते हैं, मीन्स ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट। 6 प्रॉपर्टी आ जाती है, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द ए का डिटर्मिनेंट। चाहे आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दैट इज द सेम थिंग। कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों का ट्रांसपोज लेकर निकालो या ए का निकालो, सेम थिंग है। 7th प्रॉपर्टी, के ए का डिटर्मिनेंट इज के की पावर एन ए डिटर्मिनेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये क्या कह रही है, इस प्रॉपर्टी को आपको ऐसे नहीं याद करना। आपको इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद करना है कि मेरे पास क्या आ जाए, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ हो ए के साथ, ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है स्केलर मल्टीप्लाई हुआ हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मान लो कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, हर मेरी रो या हर रो में मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने उसको बाहर निकालना है, ठीक है? तो वो कैसे बाहर आएगा? वो पावर n लेके बाहर आएगा। आप सिर्फ 2 नहीं लिखोगे डिटर्मिनेंट से बाहर, आप 2 की पावर n लिखोगे। अब n क्या है? n हमारे पास ऑर्डर है a का। अगर मेरे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की हुई, ठीक है? तो मैंने 2 को बाहर निकालना हुआ हर रो में से, तो 2 की पावर 3 बाहर आएगी। तो बाकी का जो हमारे पास कॉमन लेके बच गया, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मल्टीप्लाई हम करते थे, तो वो एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब भी आपको कोई स्केलर बाहर निकालना हो विच इज़ द कॉमन, ठीक है, फ्रॉम द ईच रो और ईच कॉलम, तो वो 2 की पावर n लेके बाहर आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने के से मल्टीप्लाई किया हुआ। अब मैंने इस के को बाहर निकालना है, तो के की पावर 3 बाहर आएगी, क्योंकि एक के इस रो से बाहर आएगा, एक के इस रो से बाहर आएगा, एक के इस रो से बाहर आ गया, तो के की पावर क्या आएगी? 3 कॉमन हमारे पास आएगी। सो के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब का ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास। अब हमारे पास आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड पावर इज 0। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जो भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसका जो डिटर्मिन, अगर उसकी पावर ओड हुई, ओड ऑर्डर का हुआ वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ओड ऑर्डर का क्या मतलब है? अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, 5 क्रॉस 5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने, तो वो किसके इक्वल आ जाता है मेरे पास? इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल, ठीक है। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। वेरी सिंपल। देखिए डायगोनल हमारे पास क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी? एक तो डायगोनल मैट्रिक्स का थी, ये था कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकेंडली मेरे पास क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट अब इसका निकालना है, मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो वो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो बढ़ते हम आगे। देखिए नेक्स्ट हम, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कि थर्ड नंबर, इफ आर नंबर इज मल्टीप्लाइड टू अ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड इन एनी रो और कॉलम। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हुआ कोई नंबर, तो ये हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी एक रो या फिर किसी भी सिंगल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट विल नॉट मल्टीप्लाई ऑन द ईच एंड एवरी, मतलब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जब अभी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक डिटर्मिनेंट के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन फॉलोइंग
आर पॉसिबल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मास्टर कैटेगरी में बहुत बार रिपीट हुई है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रही, ठीक है। ए बी की मैंने ए मैट्रिक्स थी मेरे पास, एक बी मैट्रिक्स थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो भी मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, वो मेरे पास इक्वल टू जीरो आती है। तो वो किस किस केस में जीरो आ सकती है? वो केस नंबर 1 मेरा ये बन रहा है कि अगर तो मैं ए को जीरो, या तो ये मेरी ए नील मैट्रिक्स है, बी मेरे पास नल मैट्रिक्स नहीं थी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास ए नल मैट्रिक्स नहीं था, बी मेरे पास नल मैट्रिक्स था। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेरे पास दोनों ही नल मैट्रिक्स थे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास देखो लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट जीरो का, तो ये 3 केसेस बन हो सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में एक फोर्थ केस और भी बनता है। वो क्या बनता है कि अगर मेरे पास ए भी नल मैट्रिक्स नहीं था, बी भी मेरे पास नल मैट्रिक्स नहीं था, तब भी मेरे पास क्या आ सकता है, ए बी इज इक्वल टू जीरो आ सकता है, ठीक है। तब भी ये पॉसिबिलिटी है मैट्रिक्स में कि इन दो, ये भी जीरो नल मैट्रिक्स नहीं था, बी भी मेरे पास नल मैट्रिक्स नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो वो वाली मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई। लेकिन आगे आपको इसको फर्दर क्या देखना होता है, अगर ऐसा केस आता है तो इसका फर्दर आपको क्या देखना होता है कि मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो के इक्वल होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल होगा, जीरो के ही इक्वल होगा। एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी बोल लूंगी, ठीक है। इसको माइंड में रखना, हमेशा इस प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो बोला है, मैंने यहाँ पे बीच में और नहीं लिखा कि जहाँ ए जीरो होगा या बी, यहाँ पे क्या आना है, एंड आना है, मीन्स दोनों का डिटर्मिनेंट ही जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में ये दिया होगा कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दी होगी ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो आपको एंड पे टिक करना है कि दोनों का डिटर्मिनेंट ही होगा हमारे पास, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, तो इसको आपको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर बहुत सिंपल है समझने में। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए, जीरो, और जो नॉन सिंगुलर होती है वो हमारे पास क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर ये डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल दिया हुआ है, जीरो के इक्वल दिया हुआ है। तो ये बोला हुआ कि जो ए बी सी है वो एपी में होंगे, ए बी सी भी हमारे पास जीपी में होंगे, ए बी सी मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गई, या फिर मेरे पास अल्फा रूट होगा इक्वेशंस में। देखिए इसमें 1 से ज़्यादा ऑप्शंस अलाउड है, ये हमारे पास आईआईटी में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन कैन आल्सो बी अ करेक्ट वन, ठीक है। तो यही हम देखते हैं क्वेश्चन, कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो दिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। ऑन द एंड हमने क्या किया, एक एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कर दिया। उसमें मेरे पास 2 केसेस बने, जब मैंने इसके फैक्टराइज किए मेरे पास 2 केसेस बने। एक केस में मेरे पास बना ए सी माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड में ए अल्फा स्केयर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैंने इसको निकाला, देखिए ए सी इज इक्वल टू बी स्केयर, ए सी इज इक्वल टू बी स्केयर बना मेरे पास। ये कब पॉसिबल है, ये किसकी कंडीशन होती है, जब वेन ए बी सी क्या क्या हो हमारे पास, जीपी में हो। जब ये तीनों किस में हो, मेरे पास जीपी में हो, ये ओनली देन इट इज पॉसिबल, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, ए अल्फा स्केयर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी ऑप्शन, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि आपको इस तरह की इक्वेशन में ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में क्या है, अल्फा इसका रूट है और इसमें पुट कर दिया गया हो, ठीक है। तो मेरे पास इसमें अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो मेरे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट है एंड ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो बी एंड डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो किया और उसमें हमने ये दोनों कंक्लूजन निकाल ले, बी एंड डी बोथ आर द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मीन्स आपको एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे।
अगर आप मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तो एडजॉइंट पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास एडजॉइंट की है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फाउंड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, एडजॉइंट हमारे पास होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ, ये ट्रांसपोज होता है किसका, कोफैक्टर्स का। देखिए यहाँ पे कोफैक्टर निकाला गया, ये पहले एक मैट्रिक्स लिखा हुआ था, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर सी से हमने रिप्रेजेंट किया और इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। और इसके एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज तो हमेशा मतलब आती ही आती हैं, आप ये कह लो। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या गया, प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए इंटू अर्जॉइंट ए और इज इक्वल टू अर्जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मीन्स अगर मैं ए को उसके अर्जॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके अर्जॉइंट से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है और बीच में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं उसके, आई 1 0 0 0 1 0। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वही वाली मैट्रिक्स बन जाती है, अगर मैं उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दूँ ए को। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, अगर हम उसके किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो वो मेरे पास क्या जाता है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखोगे आप, जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3। लेकिन अगर मैं किसी एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, एग्जाम्पल मैंने अगर A21 को A11 के कोफैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें ऐसे मैं ऐड करती हूँ तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ गया, तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब मैंने इसी हिसाब से क्या किया, मैंने ए इंटू एडजॉइंट किया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, ए मैट्रिक्स को और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जहाँ तो मेरे पास राइट कॉम्बिनेशन था वो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गए, बाकी जगह मेरे पास क्या आ गए, 0। ठीक है, ये भी मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट आया और ये डिटर्मिनेंट आया, मीन्स डायगोनल वाली साइड पे डिटर्मिनेंट आए, बाकी सारे 0 बन गए। तो इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और आगे की प्रॉपर्टीज भी इसी के बेस पे हैं। ठीक है, जो भी हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो यहीं से स्टार्ट करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इंटू एन पावर n-1। ठीक है, अगर मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर आप सोच के देखो कि आपके पास एक एक ए मैट्रिक्स है, फिर आप उसका एडजॉइंट ए निकाल रहे हो, मीन्स आप उसके सारे कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो डेट इज टू मच लेंथी प्रोसीजर। ठीक है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना तो आप सीधा ए का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ये इज जस्ट अ नंबर, और उसकी पावर कितना कर दोगे, n-1। अब n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो n-1 कर दोगे तो आपके पास सीधा एडजॉइंट ए का ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सीधा एडजॉइंट ए का ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। देखिए मैंने एडजॉइंट ए को ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। आपको इसको याद कैसे रखना है, अगर आपको कहीं से एडजॉइंट ए खत्म करना हुआ, ठीक है, आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहीं से आपको एडजॉइंट ए खत्म करना हुआ तो आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसकी जगह से आप क्या लिख दोगे, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, तो यही मैंने किया। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आपने, हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। देखिए मैंने जब क्या किया, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, ये अब जो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई था वो डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया। ये हमने क्या पढ़ा था कि जब भी, और ए डिटर्मिनेंट क्या है, इज जस्ट अ स्केलर, मतलब एक नंबर है ये, और जब ये इस मैट्रिक्स से बाहर आएगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो ये क्या होगा, हर रो से बाहर आएगा तो पावर n लेके बाहर आएगा। ठीक है, और ये जो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इधर पड़ा था हम उधर ले गए। ठीक है, तो ए की पावर, ए डिटर्मिनेंट की पावर क्या बन गई, n-1। तो यही मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही इस नोट में यही लिखा हुआ कि ए डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एंड मल्टीप्लाइड विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, so when it will come out from the identity matrix, so it will come with the
कम आउट विद द पावर एन लेके बाहर आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर क्या आ गई मेरे पास n माइनस टू इंटू ए। अब देखिए आपको अर्जॉइंट ए तो निकालना मुश्किल था ही, अब ये क्या कह रहे हैं कि अर्जॉइंट ए का आगे अर्जॉइंट निकालना है, तो ये तो और ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर हो गया हमारे पास, अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है, उसकी पावर n माइनस टू कर दो और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, ए के मैट्रिक्स के साथ। देखिए एक तो हम अर्जॉइंट के आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ए ही हेल्प कर रहा है, आगे ए मैट्रिक्स ही हेल्प कर रहा है। अब मुझे दो बार अर्जॉइंट निकालना हुआ तो मैं दो बारी पे यहाँ पे क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, पावर n माइनस टू कर दूंगी। ए डिटर्मिनेंट का मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, उसको सिंपली मुझे एक स्केलर नंबर को सिंपली मुझे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, डेट्स ऑल। तो उससे मेरा पास क्या आ जाएगा, अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए। अब आपको ये करना, मतलब ये प्रॉपर्टी अगर हमें प्रूव करनी हो तो वो कैसे आ जाती है। देखिए आप प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी। अब मैंने क्या किया, अर्जॉइंट ए को पहले तो मैंने बी मान लिया। व्हाट इज अर्जॉइंट ए, मतलब जो अंदर था, मैंने जिसका अर्जॉइंट निकालना था उसको मैंने बी में मान लिया, अर्जॉइंट ए को बी। अर्जॉइंट ए अगर बी के इक्वल है, ठीक है, तो मैं इस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर मुझे बी इंटू अर्जॉइंट बी किसके इक्वल आएगा, बी भी एक मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स है उसको अगर मैं अर्जॉइंट बी करूं तो वो बी का डिटर्मिनेंट टू आई एन आएगा। अब बी को रिप्लेस कर दो आप अर्जॉइंट ए के साथ, ठीक है, बी जहां जहां पे है आप उसको अर्जॉइंट ए से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे तो अर्जॉइंट पहले ही था, वो हमने लिख लिया यहाँ पे, और बी की जगह हमने क्या लिख दिया, अर्जॉइंट ए। किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बी का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया, अर्जॉइंट ए अगेन आपने लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन के इक्वल था। हमने ये देखा कि जब भी हमने अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो तो हम ए का ही डिटर्मिनेंट निकाल के उसमें पावर माइनस कर देंगे, n माइनस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, प्री मल्टीप्लाई कर दिया विथ ए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू अर्जॉइंट ए, अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट n माइनस वन, ठीक है। तो हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे। दोनों साइड पे क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको बताया था, जब भी हमें अर्जॉइंट ए खत्म करना हुआ हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा आगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया इस ए अर्जॉइंट ए को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, ठीक है। तो ये अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए आ गया, ए इंटू ए के n माइनस वन का डिटर्मिनेंट आ गया। तो इस ए डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, उधर ले जाएंगे, सो डेट इज ए की पावर n माइनस टू। सो अर्जॉइंट ऑफ अर्जॉइंट ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। नाउ मुझे क्या करना है, इस ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि हमें अर्जॉइंट का अर्जॉइंट ए निकालना, तो हम ए का सिंपली डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर n माइनस टू करेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना हुआ, तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला था, उसमें n माइनस वन का स्केयर कर देंगे, ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का स्केयर कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, डेट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने क्या किया था, ये किया था, दोनों साइड क्या कर लो, आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालोगे, अब देखो जब आप यहाँ पे आपको पता डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये तो हमारे पास एक नंबर ही था, ये मैट्रिक्स थी, अब ये स्केलर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब ये इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो ये क्या लेके आएगा, पावर n बाहर लेके आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हमने पढ़ी थी डिटर्मिनेंट में, जब भी एक स्केलर बाहर आता है तो वो ऑर्डर n लेके बाहर आता है, तो ये भी हमारे पास n लेके बाहर आएगा। तो देखते हैं हमने आगे कैसे किया हुआ इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट किया हमने, अब ये इसको बाहर लेके आना है। इसको बाहर जब लेके आए, देखिए हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये ए डिटर्मिनेंट था। तो अब इसको हमने जब बाहर किया तो ये सारा का सारा, अगर ये ए डिटर्मिनेंट की पावर n स्क्वायर माइनस टू एन आ गई, और ये ए डिटर्मिनेंट आ गया, ये भी इसी के साथ ऐड हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, ये n माइनस वन का ही तो होल स्क्वायर है, तो n माइनस वन का हमारे पास क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 की अर्जॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मीन्स आप अगर ए ट्रांसपोज करके उसका अर्जॉइंट लेते हो, या फिर आप अर्जॉइंट ए कैलकुलेट करके उसका ट्रांसपोज लेते हो, दैट इज द सेम थिंग। तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए। अगर आप दो का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके एडजॉइंट देखते हो तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे रिवर्स साइड में काउंट होगा, पहले एडजॉइंट बी देन एडजॉइंट ए, जैसे कि हमने ट्रांसपोज में भी किया था ना, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो उसी हिसाब से ये एडजॉइंट का चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो कि मान लो हमने ए बी को सी ले लिया, तो सी इंटू एडजॉइंट सी में हमने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी, सी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी के साथ, और ए बी में हम ए बी का जो डिटर्मिनेंट है इसको हम अलग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने दोनों साइड पे एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बार हमने ए को खत्म करना है, इसलिए हमने एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो ए डिटर्मिनेंट इंटू यहाँ पे हमारे पास आई साथ में आ जाएगा बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास ए बी इंटू एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बी इंटू एडजॉइंट ए बी आ गया, और ए डिटर्मिनेंट हमारा दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो देन मैंने क्या करते दोनों साइड पे, अब मैंने बी को खत्म करना, पहले मैंने ए को खत्म किया था, अब एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, ठीक है। तो दोनों साइड पे बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने एडजॉइंट बी के साथ दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट इंटू आई इंटू एडजॉइंट बी, ये भी बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, अगर दोनों साइड पे बी डिटर्मिनेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए। तो बहुत ईजी है, याद रखना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करनी है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट से, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कैसे थोड़ी सी प्रॉपर्टी वर्कआउट करती है, ठीक है। सो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेवंथ प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, ठीक है, फॉर m एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम किसी भी पावर m का एडजॉइंट निकालते हैं, सो डेट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m ले लोगे, दैट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, जैसे कि हमने अभी ट्रांसपोज में पढ़ा था कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है हमारे पास, adjoint of ka is equal to k की पावर n माइनस वन इंटू adjoint a। adjoint में से अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई हो तो वो adjoint से ऐसे बाहर आ रही हो तो वो पावर n माइनस वन लेके बाहर आती है, डिटर्मिनेंट में पावर n लेके आती थी, लेकिन adjoint में बाहर n माइनस वन लेके आएगी, ठीक है, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे थोड़ा सा आया हुआ है ये, देखिए adjoint ऑफ, ये हमने के ए पे लगा दी वो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर मुझे के ए का निकालना हुआ, के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के किसके इक्वल आएगा, के ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल आएगा। अब के ए को किस किस कैसे लिख लिया इन्होंने, के इंटू ए, ठीक है। और पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है के की पावर एन लेके बाहर आएगा, ठीक है ना, ये के की पावर एन लेके बाहर आएगा जब भी ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा। ये हमने पढ़ा था कि जब भी स्केलर बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से वो पावर एन लेके बाहर आएगा। तो यहाँ से के जो था वो एन माइनस वन बना देगा, यहाँ पे के की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए इंटू जॉइंट के की पावर एन माइनस वन ए डिटर्मिनेंट। मैंने ये बोला था जब भी हमें ए या जॉइंट ए को हटाना हो तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे ए को हटाना है यहाँ से, तो मैं जॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड पे। तो मैंने दोनों साइड पे जॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट बन गया, यहाँ पे मेरे पास ए डिटर्मिनेंट था, तो दोनों साइड पे ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ के है, यहाँ पे एडजॉइंट ए बच गया, तो ये मेरे पास के की पावर एन माइनस वन है, तो ये तो सिर्फ एक नंबर है तो इसको मैंने आगे लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास एन माइनस वन होता है, ये याद रखना। डिटर्मिनेंट में हमारे पास के की पावर एन लेके बाहर आता है, जो एडजॉइंट है उसमें हमारे पास जो स्केलर है वो कैसे बाहर आएगा, एन माइनस वन लेके बाहर आएगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए इन्वर्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, देखिए जैसे कि हम लोअर क्लासेस में करते थे, लोअर क्लासेस में हम जैसे कि करते थे, ओके, 3x इज इक्वल टू 6 थे, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। बट अगर मुझे मैट्रिक्स में निकालना हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स में अगर मुझे निकालना हुआ, मान लो मुझे ए एक्स इज इक्वल टू मुझे बी करना हुआ, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन तो होते नहीं है मैट्रिक्स में। हमने क्या पढ़ी है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने मैट्रिक्स में, हमने एडिशन पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, हमने डिवीजन नहीं पढ़ी थी। तो इसमें डिवीजन तो नहीं होती, लेकिन ये क्या होता है कि मैं क्या करूँगी यहाँ पे दोनों साइड्स पे, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे,
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स के साथ इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गया। यहाँ पे मेरे पास x रह गया और ये किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी। तो इसलिए हमें इनवर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो इनवर्स है क्या वो हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा? तो नो, ये हर मैट्रिक के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसी के लिए ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें क्या है हमारे पास। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर लेट मान लो ए हमारे पास कोई भी एनरोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऑफ बी, अगर ये एग्जिस्ट करता है सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अगर मेरे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल हो गए, आइडेंटिटी के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए इज यूजली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो जैसे कि मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी निकाल ली, आइडेंटिटी की वैल्यू निकाल ली, जो ए का डिटर्मिनेंट हो उसको नीचे ले गए, ठीक है। और दोनों साइड पे हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई। ये इधर से मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। जैसे कि बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू अर्जॉइंट ए, ठीक है। ए इंटू अर्जॉइंट ए पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वो किसके इक्वल था, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आई की वैल्यू निकाल ली, ए डिटर्मिनेंट को लेफ्ट साइड पे ले गई और दोनों साइड पे मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गया और यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसी तरह से मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं अर्जॉइंट ए को उसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दूँ, डिटर्मिनेंट एक नंबर ही था ना, अर्जॉइंट ए को उसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी कर देते हैं इनवर्स की, ठीक है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। इनवर्स की प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका एक यूनिक इनवर्स होगा। ये नहीं है कि मतलब एक से ज़्यादा इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे, एक यूनिक इनवर्स ही होगा हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सेकेंड मेरे पास आ जाता है कि अगर मेरे पास ए और बी इन्वर्सिबल मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी भी मेरे पास क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। और ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ना, ज्वाइंट ए बी में भी पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज में भी पढ़ा था। तो अगर मुझे ए बी का भी इनवर्स निकालना हो वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी में यूज़ होगी आपके, ठीक है, ये याद रखना है। Property number 3, if A is invertible square matrix then A transpose is also invertible, ठीक है। अगर मेरे पास A इन्वर्सिबल है तो A ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। तो अगर मान लो आप किसी को ए आपके पास मैट्रिक्स है, तो आप ये कहना चाहो कि ए के ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है, तो अगर वो कह रहे हैं कि ए इन्वर्टिबल होगा तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो ये है हमने, और ये भी चीज़ है कि ए ट्रांसपोज का अगर आपने इन्वर्स ले लिया या फिर आपने ए इन्वर्स करके उसका ट्रांसपोज ले लिया, दैट विल बी द सेम थिंग, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर ए इनवर्स किसके का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स वो भी एक ही चीज़ है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना। तो आपने दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया, जब डिटर्मिनेंट लोगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, अब ए का ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा था, वो पावर एन लेके बाहर आएगा, ठीक है। पावर बाहर लेके आएगा, तो ये जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमने पढ़ाई है कि ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/a का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का याद रखना आपको, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए बस एक क्वेश्चन, ये जैसे कि हमने ए दिया था, हमने इसमें ए इनवर्स निकालना था, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने कैसे निकालेंगे, जो हमने मेथड अभी सीखा है कि ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये हमारे पास होता है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जॉइंट ए। तो अर्जॉइंट ए, पहले तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उससे
देखिए, सबसे पहले तो आप ए का डिटर्मिनेंट ही निकालना है, इससे आपको पता चल जाएगा अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स एग्ज़िस्ट करेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो आप वहीं पे लिख देना कि इसका इनवर्स एग्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ए इनवर्स एग्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? सो हमारे पास देन हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालना है कि हर किसी का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, देन हम उसका ट्रांसपोज़ ले लेंगे। ये हमने कोफैक्टर निकाले और इसका ट्रांसपोज़ ले लिया और यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, इसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनवर्स आपको देखना अभी यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक हमने जो किया था उससे एडजॉइंट ए से निकाला था। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कैसे निकाल सकते हैं, अब देखना यहाँ पे आप क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए किसके इक्वल होता है, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ईजिली हम लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ए मैट्रिक्स ही तो रहेगी। तो ये वाली जो पीछे वाली ए है, ये वाली ए, इसको तो अपने वैसे लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है? आइडेंटिटी को हमने आइडेंटिटी लिख लेना है, ए की जो मैट्रिक्स हमें गिवन है हमने वो लिख लेनी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रोज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे वही हम इधर करेंगे, सेम सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो हम इधर करेंगे वो हम इधर भी करेंगे। लेकिन जो इधर वाली मैट्रिक्स का उसको हमने क्या बनाना है, हमने हमने उसको एंड में क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो जो हमारे पास राइट साइड में मैट्रिक्स बन जाएगी, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे बन जाएगी उस टाइम पे सेम ऑपरेशन लगाने पे जो राइट साइड पे बन जाएगी वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, ठीक है? और ये क्या करोगे, जब भी हमने इस पे सारे ऑपरेशन लगाते तो लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गई। तो यही मेरे पास क्या है, ए इनवर्स, क्योंकि मैं दोनों साइड पे क्या करूँगी, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स आ गया है और ये वाला जो ए है वो ए इनवर्स के साथ खत्म हो जाएगा। तो यही मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। तो आप इस तरह से, ये सेकेंड मेथड हमने इनवर्स कैलकुलेट करने का, ठीक है? अभी हम थर्ड मेथड भी करेंगे, दैट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसकी हेल्प से भी हमारे पास इनवर्स आ जाता है, बहुत ही इजी वे से आ जाता है कैले हैमिल्टन थ्योरम के से, ठीक है? तो वो भी हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, कैले हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स निकाला जाता है। तो अभी हमने दो मेथड से किया है, एक तो जॉइंट वाले मेथड से किया है, एक हमने क्या किया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से किया है इनवर्स कैलकुलेट करना, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए बाकी इसकी प्रैक्टिस पे ऊपर है, मैंने तो सिर्फ आपको एक वे बताया, क्वेश्चन बताया, आप क्वेश्चन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम उसके इनवर्स निकालने की। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह से कौन कौन सी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज ए स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन ने ये बोल दिया था कि जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? मान लो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की है, 2x2 की है या 4x4 की है, तो हर जो एक इक्वेशन है तो वो क्या करती है, तो वो हमारे पास हर एक स्पेसिफिक कोई भी एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कौन क्या दिया उन्होंने, पी लैम्डा किसके इक्वल दिया हुआ है, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है? ए माइनस लेमडा आई, तो ये हमारे पास दिया उन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लैम्डा को हमने, लैम्डा की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए माइनस ए ही तो बन जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये वाली करेक्टरिस्टिक इन्होंने इक्वेशन दे दी थी एक जर्नल कैले हैमिल्टन ने कि पी लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई होगा। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, जब भी आप लैम्डा की जगह कोई भी मैट्रिक्स पुट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 0, और वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसका देखते हैं कि कैसे हमने इसकी हेल्प से स्क्वायर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने 2 मेथड्स किए थे, दिस इज द थर्ड मेथड। तो ये हमने एक प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन भी दी है कि मान लो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है? और इसी की हेल्प से हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था कि ये इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है? ए माइनस लेमडा ही इसने ली होगी। तो ए माइनस लेमडा ई में क्या है, तो जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें हम लेमडा माइनस कर देते हैं, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स में हमने लेमडा माइनस कर दिया
और हमने इस पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना, कैसे भी निकालो। यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जब भी आप ऐसे करोगे डिटर्मिनेंट, तो कोशिश करना आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की ही हेल्प से करना, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाओगे तो वो एक पूरा पर एक ओपन चीज़ आ जाएगी, जिसको आपको रूट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो ऑलवेज क्या हो गई, एक रूट की फॉर्म में ही आपके पास आएगी, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपके पास एक रूट में आ जाएगी, तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जब जैसे कि हमने यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा बन गया, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक रूट बन गया 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, वो मेरे पास 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर बन गया। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया, तो यहाँ तो ये 5 माइनस लैम्डा 0 होगा, या फिर 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हुआ, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मैंने एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। जो मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो वही वाली इक्वेशन बन गई जो इन्होंने प्रूव करने को बोला था, ठीक है। वही वाली मेरे पास इक्वेशन बन गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या उसके बाद क्या किया हमने, जो इक्वेशन बन गई उसमें मैंने लैम्डा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। जब मैंने ए पुट किया, तो मेरे पास वही वाली इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालना, तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब मैंने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये ए में हो गया, ये ए इनवर्स, ये तो आई बन जाएगा -4, ये -5 ए इनवर्स बन गया, ठीक है ना। तो ये मैंने ए इनवर्स किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/5 माइनस ये ए -4 आई। देखो कितनी ईजिली ये निकल गया, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, उसी से मैंने ए इनवर्स निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 1/5 A-4I। A-4I मीन्स मैं अगर ए मैट्रिक्स में -4 करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल दूँ, सब्ट्रैक्शन ही करनी है, तो मुझे ये दो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके ए मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी मेथड एक्चुअली टू कैलकुलेट द इनवर्स यूजिंग द कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये मेथड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस करेंगे। और बाकी हमारे पास 1 और 2 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा है इस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स टॉपिक पे, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।